नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव हाजिर हूं और संयोग से पहली बार पिछले 5 सालों में पहली बार 2017 को आईडीसी कमेटी गठित हुई और प्रपोज लिस्ट 2017 से लेकर के आज तक कई मीटिंग कर चुके, आपस में कई तरह की उनकी कमेटी बनी। हालांकि ऐसा नहीं कि उनमें से लोग मुझे जानते नहीं थे, वो जानते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे विचारों को सुनना उन्हें पसंद नहीं आता था, मेरी बातों को सुनना उन्हें पसंद नहीं आता था। लेकिन जब हमारे पिछले बुधवार के क्लास को लोगों ने सुना, एक प्रसारण को बहुत गंभीरता से लिया, आप सबकी बहुत अच्छी टिप्पणियां आई, आप सब ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और मैंने उसके जवाब भी दिए। हालांकि 1-2 सिरफिरे भी थे जिन्होंने अपनी अभद्र भाषा में 1-2 टिप्पणियां लिखी, बाद में मैंने उनका जवाब भी दिया। फिर उन्होंने फ़ोन कॉल करके मुझसे माफ़ी भी मांगी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे किसी ने प्रेरित किया था कि आप ऐसा लिखें। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि आप सब बहुत गंभीरता से मेरी क्लास को लेते हैं। एक तो जितने प्रपोजलिस्ट हैं अभी वो स्वयं आपस में तय नहीं कर पाए हैं कि हमें आईडीसी कमेटी के समक्ष किस तरह प्रस्तुत होना है, हमें आईडीसी कमेटी के सवालों के जवाब किस तरह देना है। वो आपस में उलझे हुए हैं कि हमारे साथी आपत्ति जाहिर की कि क्या डॉक्टर श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उसको वो अप्रूव करा चुके हैं, क्या उनकी किताबें जो है मॉडर्न साइंस पर आधारित हैं, क्या उन्होंने अपना कॉपीराइट कराया है, क्योंकि आईडीसी ने कहा था कि जिन किताबों का कॉपीराइट होगा वही ली जाएंगी। तो मुझे तो पहली चीज़ ये कहना है कि अब तक जितनी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताबें ली गई उन्होंने शायद कॉपीराइट कराया ही नहीं होगा। कराया कि नहीं कराया मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने अपनी दोनों किताबों के फर्स्ट पेज पर कॉपीराइट नंबर तक लिख रखा है। जिस सज्जन को आपत्ति हो कॉपीराइट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, मेरे उस कॉपीराइट को देख सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक अप्रूव्ड की बात है, हम जब कोई नई खोज करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और विशेष करके वो प्रपोजलिस्ट को भी, ये अगर इसमें प्रपोजलिस्ट सुन रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो हमारे जो साथी इसको सुन रहे हैं वो इसको प्रपोजलिस्ट साथियों को फॉरवर्ड जरूर कर देंगे। जब हम कोई नई खोज करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने किसी नई चीज के बारे में कोई खोज किया मेडिकल साइंस में, तो हम सीधे उसका मानव शरीर पर प्रयोग करने से डरते हैं। मान लीजिए हमने कोई डायबिटीज की दवा खोजी, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको जानवरों पर प्रयोग करके देखें कि जानवरों को पहले हम डायबिटिक बनाते हैं और डायबिटिक बनाने के बाद फिर हम उसको अपनी दवा से प्रयोग करते हैं, देखें इसका डायबिटीज ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है। यह शर्त कहां लागू होती है? जहां पर हम कोई नया रिसर्च करते हैं। आज अगर आईडीसी कहती है कि आपने जानवरों पर प्रयोग कितना किया, और हमारे साथी आईडीसी के इस मायाजाल में फंस जाते हैं और वो दौड़ के चले आते हैं लखनऊ के लैब में, और लखनऊ के लैब में क्या होता है क्या नहीं होता इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं पाते हैं, वहां तक सब लोग जा नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो कह देते हैं मैंने चूहों पे प्रयोग किया, मैंने खरगोश पे प्रयोग किया। मेरे भाई, जिन औषधियों का प्रयोग मैटी जी ने किया, मैटी के अनुयायियों ने किया, और 150 साल से अधिक ये केवल मनुष्यों पर ही प्रयोग होता चला आ रहा है, और विशेष करके अब इन दवाओं का प्रयोग हम लोग जानवरों पर भी कर रहे हैं, उससे उनके भी बुखार ठीक हो रहे हैं, उनकी भी डायरिया ठीक हो रही है। तमाम हमारे डॉक्टर गांव में जो है पशुओं पर इसकी चिकित्सा कर रहे हैं, गाय भैंस घोड़े पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें फिर आईडीसी को संतुष्ट करने के लिए चूहे बिल्ली और खरगोश पर प्रयोग करके उनको एक्सपेरिमेंट क्यों दिखाना है? हम अगर हमारी दवा नई होती, सपोज कीजिए हमारी 38 दवाएं हैं, हमको अगर 39वीं दवा खोजनी होती तो निश्चित रूप से हम आईडीसी के नियमों का पालन करते, हमको चूहे बिल्ली या खरगोश पे इसका प्रयोग करना पड़ता। जब उनके ऊपर इसका प्रभाव हमको दिखता तब हम इसका मानव पे प्रयोग करते। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हम ऑलरेडी मनुष्यों पर 150 वर्षों से इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। हम आईडीसी के इस बात से बाध्य नहीं है कि हम इसका जानवरों पर प्रयोग करें, हम चूहों बिल्ली पे प्रयोग करें, उसका रिजल्ट एक हम समरी बनाएं, एक चार्ट बनाएं और चार्ट बना के उसको प्रस्तुत करें। मेरी समझ में और मेरे गले के नीचे बात नहीं उतरती है, और किसी भी पढ़े लिखे साइंस के व्यक्ति के
गले के नीचे बात नहीं उतरेगी। अपना फोकस बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में सर्वोपरि हूं, मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी के लिए बड़ा कार्य कर रहा हूं, वो लोग वो चार्ट बना सकते हैं। वो लोग उसका विश्लेषण करके तमाम तरह की फोटोग्राफ्स इधर उधर से उठा करके और उसको आईडीसी को दे देते हैं और कहते हैं मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं बहुत फ्रैंक बोलने वाला आदमी हूं। चाहे मुझे आप गोली मार दें, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पर अनिल श्रीवास्तव शहीद हो जाएं, लेकिन मैं सच बात कहने से अपने आप को रोक नहीं सकता। चूंकि कई लोगों ने कहा कि आप ही आईडीसी के कमेटी के मेंबरों से मिलते हैं, क्या हम लोग नहीं मिलते हैं? मैंने उनकी ही बात को फॉलो कर लिया। अब सवाल यह है कि आईडीसी चाहती क्या है? आईडीसी के अब तक के क्रियाकलापों से जो हमने या हमारे साथियों ने महसूस किया है वो ये है कि आईडीसी के मन में ये भ्रम आ चुका है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है। वो ये मान बैठे हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी से कुछ कुछ चुराई गई चीजों की एक बनाई गई कहानी है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोग वहां पर अप्रोच कर रहे हैं मानता के लिए, उनमें से कोई यूनानी है, कोई होम्योपैथ है, कोई आयुर्वेद है। इलेक्ट्रोहोमोपैथ पूर्ण रूप से अंगुलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो स्वयं ना तो प्रैक्टिस करते हैं, न इलेक्ट्रोहोमोपैथी से रोगियों से उनका साक्षात्कार होता है। उन्होंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के कॉलेज खोल रखे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां बनाने की कंपनी के वो प्रोप्राइटर हैं, कुछ लोग संस्था अध्यक्ष हैं। इस बात को आईडीसी ने कस के अपने गले में बैठा लिया है, और इसीलिए आईडीसी 2017 से लेकर लगातार यों गोल गोल करके उनको घुमा के लाके फिर उसी चौराहे पे खड़ा कर देती है। आईडीसी ये जानना चाहती है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक नई चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता लेने के लिए हमारे दरवाजे खटखटा रही है, तो इसकी विशेषता क्या है? और हमारे साथी क्या बताते हैं? ये कुछ विशेषताएं होम्योपैथी की थोप देते हैं, ये कुछ विशेषताएं आयुर्वेद की ले जाके थोप देते हैं, कुछ विशेषताएं यूनानी की थोप देते हैं। फार्माकोपिया बनाते हैं तो उसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी के सिद्धांत को लाके डाल देते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की विशेषताओं को जानने के लिए आईडीसी कमेटी अब तक इन 29 प्रपोजलिस्टों को उलझा रही है। उसे अगर मान्यता देना होता या मान्यता के लिए संस्तुति करना होता तो अब तक उसने सारे बातों को समझने के लिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के एक्सपर्ट को आमंत्रित किया होता। उसने आमंत्रित नहीं किया, ये स्वयं अपनी तरफ से गए, तो उसने फिर इनको एक कमेटी बना दिया। ठीक है, आप 29-30 लोग हमारे पास पेपर लेके आए, हम आपको सुनेंगे। अब जब इनसे सुनना चाहते हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी, तो ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी नहीं बताते। ये बताते हैं इटली से चली, जर्मनी आई, जर्मनी से आई, भारत में ये हुआ तो नेहरू जी ने ये कहा, तो फलाने ने ये कहा, ढिमाके ने ये कहा, फिर इसको कोहेबेशन किए तो ये किए, तो ये बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी सुपरपैथी क्यों है, इस पर इनका विचार नहीं जा रहा। मैंने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अभी आप सबको बुरा फिर लगेगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान जीव विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है। यह इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का विषय नहीं है। मैं इसीलिए स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जीव विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, दिस इज बायोकेमिस्ट्री बुक, दिस इज बायोकेमिस्ट्री बुक, ये बायोकेमिस्ट्री है। और मेरे इस लाइन में जितनी किताबें लगी हैं केमिस्ट्री और बायो से संबंधित हैं, और ये हायर क्लासेस की हैं, हायर एजुकेशन की हैं। ये इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की किताबें नहीं हैं, ये हायर एजुकेशन की किताबें हैं। जब तक आप बायोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, बायो रिएक्शन के दृष्टिकोण से, बायोकेमिकल रिएक्शन के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोमोपैथी को नहीं समझेंगे, तब तक आप केवल और केवल यशवन खाने के पहले, यस्टन खाने के बाद दिन में 4 बार ये डाइल्यूशन, 6वां डाइल्यूशन, 8वां डाइल्यूशन, आप इसी में उलझे रह जाएंगे और मान्यता भी आपकी उलझी रह जाएगी। हमारे कई साथी पूछते हैं कि कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स आप चर्चा करते हैं, ये दवाओं में कौन सा एंजाइम्स आप पाते हैं। चूंकि वो बेस तो एंजाइम का जानते नहीं है, बेस उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का कभी पढ़ा नहीं है, उनके लिए नया सब्जेक्ट है। और चूंकि उन्होंने पढ़ा क्या था, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र, ड्राइंग, और बीच में कहीं से उनको इलेक्ट्रोहोमोपैथी का एक लट्टू मिल गया, कोई नचा रहा था, उनको लगा बड़ा अच्छा नाच रहा, लाओ हम भी नचा के देखें। उसने उनसे कहा आओ रुपया दो, ये कागज लो, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के जाओ, तुम डॉक्टर बन गए। तो 85% लोग इस तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में डॉक्टर बने।
15% जो पढ़ करके बनना चाहते थे उनको दिग्भ्रमित कर दिया गया। दिग्भ्रमित इसलिए कर दिया गया कि जो पढ़ाने वाले थे वो भी वही थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र वाले, क्योंकि उन्होंने कुछ टिप्स पकड़ ली थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी की, और उस टिप्स को उन्होंने कुंडली मार के अपने अंदर बैठा लिया था। और जब पढ़े लिखे विद्वान आने लगे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में 20वीं सदी में, तो जब पढ़े लिखे विद्वान आए तो उनको लगा हमारी पोल खुल जाएगी, अब इसकी मान्यता अगर नहीं मिली तो हमको ये लोग, हमारा सारा का सारा मेहनत बेकार जाएगा, ये लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने एक प्रपोजलिस्ट कमेटी बना ली। वही ड्रगिस्ट जो दवाइयां बनाते थे, वही संस्था चलाने वाले अध्यक्ष जो संस्था चलाते थे, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथ को उलझाए रखे थे अब तक। और जब कुछ लोग निकल के अच्छे आने लगे तो अब उनको मजबूरी हुई कि अगर मानता हमने नहीं लिया या इसके लिए इस लड़ाई में हम आगे नहीं आए तो बेईमान हम ही कहलाएंगे। इस नाते वो मजबूरी से इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मान्यता में दौड़े। उनको इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में अभी भी वो गंभीर नहीं है। हमारे कई साथियों ने कहा कि एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है? रात में हमारे एक सज्जन फोन करके कहे कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है कि 6 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जी हाँ, एंजाइम्स 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सेल में लगभग 3000 एंजाइम्स होते हैं। और एक एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं कितना होता है? 10,000 से 1,00,000 डाल्टन तक। डाल्टन आपको पता है, अब डाल्टन फिजिक्स का शब्द है, ये वजन नापने की एक मात्रा है, इसकी संख्या है, डाल्टन की संख्या है। और जो 6 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, किस आधार पर? अपने क्रियाओं के आधार पर उनका नामकरण किया गया। और नामकरण करने का जो IUBA, अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है साइंटिफिक कमेटी की, बायोकेमिकल रिएक्शन की, जिसने 1961 में इसको प्रतिपादित किया था कि एंजाइम्स का एक नामकरण होगा, और एंजाइम्स के नामकरण को कहा गया था EC नंबर, एंजाइम्स कमीशन नंबर। प्रत्येक एंजाइम्स के नामकरण के आगे EC नंबर दिया जाता है, 1 2 3 करके, 3 4 5 करके। वो उनके हाइड्रोलिसिस के, ऑक्सीजन के और OH आयन के नंबर के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। या जैसे IUPAC में केमिस्ट्री में जो लोग पढ़ते हैं, नामकरण होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का, या उनके नामकरण का होता है जो यौगिक बनते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसे हम UC नंबर कहते हैं या एंजाइम्स कमीशन नंबर कहते हैं। हालांकि मैं IDC कमेटी को और भारत सरकार को जो पत्र भेज रहा हूं अब नए उनके संदेशों के आधार पे, मैंने उसमें पूरी एंजाइम्स की थ्योरी को बयां किया है। हर चीजों की तर्क होता है। अनावश्यक आप अनिल श्रीवास्तव के ऊपर कमेंट करें, और अनिल श्रीवास्तव के विचारों की एक बार अगर आप पूरा सुने तो उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे, अगर हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो मैं उसको फॉलो भी करूंगा। लेकिन आप बिना पूरी मेरी बात सुने आप सीधे कूद जाते हैं कि आप एंजाइम्स क्यों कहते हैं। हमारे एक साथी बार बार कहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव मरीज तो देखते नहीं, इन माई एक्सपीरियंस लिख बैठे। और वो D3 से कहते हैं 5 ml निकाल लीजिए, 450 ml में डाल दीजिए, और फिर वो उसका आगे का डाइल्यूशन बताते नहीं और डाइल्यूशन का विरोध करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि 5 ml को 450 ml में मिला देने पे उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, उसका pH वैल्यू क्या हो जाता है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है। और जब हम उसमें से 20 बूंद 25 बूंद निकाल करके पेशेंट को देते हैं तो हमारे ब्लड की एक्टिविटी, हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन, हमारे ब्लड का pH मान क्या होता है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक ये नहीं हम बता पाएंगे IDC कमेटी को, तब तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में अपनी विशेषता हम नहीं बता सकते। हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवाओं को सिर्फ इतना बता दें कि ये 9 दवाएं, 20 पौधे, 15 पौधे मिला के दवाएं बनाई गई हैं। हम इसको कोहेबेशन से बनाते हैं, हम इसको जल्दी लेते हैं तो ये बायो एनर्जी बन जाती है। ये इसलिए काम करती कि एनर्जी के रूप में है, ये आर्ट फोर्स के रूप में है, ये वाइटल फोर्स के रूप में है। ये जब तक बताते रहेंगे तब तक IDC ये जानती है कि ये झूठी कहानी लेकर के अपनी कहानी को सच करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की असली कहानी एंजाइम्स की है। जब तक आप एंजाइम्स के बारे में अपने आप को तटस्थ नहीं करेंगे, बिल्कुल उस पर अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक आप IDC से अपना मुकदमा नहीं जीत पाएंगे मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझको बहस करने के लिए ले चलिए, मैं ये कहता हूं कि आप एंजाइम्स की थ्योरी को उठाइए किताबों से, एंजाइम्स की थ्योरी को डिनोट करिए अपने लिटरेचर में, और एंजाइम्स की थ्योरी ले जाकर के IDC के मुंह पे मार दीजिए, कहिए कि हमारी दवाएं इस तरह काम करती हैं। आप मत दीजिए अनिल श्रीवास्तव का नाम, आप मत दीजिए डॉक्टर रमाशंकर का नाम, आप मत दीजिए डॉक्टर सुदामा प्रसाद का नाम, लेकिन आप एंजाइम्स थ्योरी ले जाकर के IDC को दीजिए। कहिए मेरी दवाओं की विशेषता वास्तव में ये है। अभी तक हम लोग आपस में तय नहीं कर पाए थे, लेकिन हम ज्वाइंट प्रपोजलिस्ट में, जैसे वो कहते हैं कि एक
साथ आइए, एक साथ मिलकर के आप इसको लेके जाइए। मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं जो बार बार अपने अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग लैब के तमाम प्रोसेस लेके जा रहे हैं, वो कहें कि हम 150 साल से मानव पर प्रयोग कर रहे हैं, हमारी ये दवाएं एंजाइम्स के रूप में कार्य कर रही हैं, एंजाइम्स की विशेषता ये है, हमारे दवाओं की विशेषता ये है। फिर वो पूछ सकते हैं आप कौन सा एंजाइम्स इस पर प्रयोग करते हैं, तो बस हम हाइड्रोलेज एंजाइम्स का इसमें उपयोग करते हैं। एंडो एंजाइम्स हैं और वो एंडो एंजाइम्स हमारे बॉडी के हाइड्रोजन आयन से जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो वहां पे वो आयन हमारे एक्सलरेट करते हैं और आगे बढ़ करके जाके टारगेट सेल पे अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इतनी बात हमारे सभी साथी जो प्रपोजिस्ट कमेटी के सदस्य हैं सम्मानित, तो मेरी किताब तो वहां पहुंच गई है, मेरी बात वहां पहुंच गई है, लेकिन हमारे साथी हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, हमारी बात को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हमारी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियों को एज एंजाइम्स जब तक आप नहीं कहेंगे आईडीसी के समक्ष, तब तक आप नई चिकित्सा प्रणाली की नई सुपीरियरिटी नहीं बता सकते। आपको बताना यह है कि हमारी चिकित्सा प्रणाली एक विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो पौधों के जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले एंडो एंजाइम्स के हाइड्रोलेज पर आधारित है और ये जाकर के हमारे शरीर में इस तरह कार्य करती है। अगर वो पूछते हैं कार्य कैसे करती है तो आप उनको नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का सिस्टम बताइए कि न्यूरॉन के ईसीएफ और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन कैसे इंटरचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को और कैसे टारगेट सेल तक पहुंच करके इलेक्ट्रॉन फिर लेकर के अपनी बात को वापस आता और फिर दे देता है हमारे टिश्यू फ्लूइड को। जब तक ये दोनों सिद्धांत मैच नहीं कराएंगे तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियों की ना तो आप क्रियाविधि एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को समझा पाएंगे। आप वही बाबा आदिम के जमाने की किताबों की लिखी लिखाई भाषाओं को आप दिखाएंगे। अभी हमारे एक सज्जन ने कहा, आईडीसी कमेटी ने कहा कि फॉरेन की बुक लाइए, मैंने फॉरेन की बुक दिया तो उन्होंने कहा उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं तो मुझसे मंगाया क्यों। दरअसल वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि फॉरेन की बुक में भी क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोई अलग से थीम दी गई है। भाई मैटी जी ने आपको एक रास्ता दिखाया था, मैटी जी ने एक भाप के इंजन को बना करके आपके पास रखा और आज आप इलेक्ट्रिक इंजन में चल रहे हैं, तो क्या भाप के इंजन में हम आज चलते रहते, हम उस पर शोध ना करते। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को ऐसा नहीं कि आईडीसी में समझने वाले लोग नहीं हैं, आईडीसी में भी इसी तरीके के विद्वान बैठे हुए हैं, वो ये जान रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो खजाना आप निकाल के लाए हो आपका है कि कहीं से आप चुरा के लाए हो। आप समझाइए कि ये खजाना मेरा है, हमने हमारे इस खजाने में क्या विशेषता। वो बार बार ये शक क्यों करते हैं कि आप कहीं चुरा के लाए हैं, क्योंकि आप उनके अंदर शक पैदा करते हैं। आप फार्माकोपिया दे देते हैं उठा करके, आप तमाम तरह के टेस्ट दे देते हैं, आप तमाम तरह की बातें कर लेते हैं। जो पहले से किसी चिकित्सा पद्धति में इन्वॉल्व हैं उनको वो पता है, वो कह देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, आप और बताइए। अब आप कहते हैं 7 क्राइटेरिया के अंदर ही वो मांग रहे हैं, वो तो बार बार मांगेंगे 7 क्राइटेरिया पर। आप चूंकि आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, साथ ही उन्होंने क्राइटेरिया लाद दिया। जब आप बताओ, जब आप अपनी पैथी नहीं बता पा रहे हो, आप अपनी दवाएं नहीं बता पा रहे हो, तो लाओ जरा मरीज का लेखा जोखा ले आओ, अपनी दवाएं कहाँ बनती उनका लेखा जोखा ले आओ, कौन पढ़ाता उनका लेखा। अभी कल हमारे एक साथी बता रहे थे कि हमारे यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था। अरे भाई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में या किसी पैथी में, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, फ्लावर पैथी हो, स्मेल थेरेपी हो, कोई हो, एक्यूपंक्चर हो, सभी में शरीर में नाक कान आंख जहां है वही तो पढ़ाया जाएगा। हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वही तो पढ़ाया जाएगा। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये तो हर जगह पढ़ाई जाएगी, जूरिस हर जगह पढ़ाई जाएगी, गायनेकोलॉजी हर जगह पढ़ाई जाएगी, हाइजीन हर जगह पढ़ाई जाएगी। ये बताने वाली कौन सी बात है कि हम ये पढ़ाते हैं। आप ये कहिए कि हम सब कुछ वही पढ़ते हैं जो अन्य मेडिकल कॉलेज पढ़ाते हैं। हमारी दवाएं अलग हैं, हमारी फार्मेसी अलग है, हमारी मैटेरिया मेडिकल अलग, हम 3 चीज अलग पढ़ाते हैं, बाकी सब सेम है। इस नाते हमारा किसी एलोपैथ के डॉक्टर से नॉलेज कम नहीं है, किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से नॉलेज कम नहीं है, होम्योपैथ के डॉक्टर से नॉलेज कम नहीं है। अंतर क्या है, उनकी दवाएं अलग हैं, मेरी दवाएं अलग हैं। हमारी दवाओं का काम करने का तरीका ये है, उनकी दवाओं का काम करने का तरीका मैं नहीं जानता, वो बता सकते हैं। आप अपनी बात इस तरह कहें तो मैं समझता हूं कि ये मानता की राह ज्यादा आसान होगी। अगर आप में से किसी को हमारी आज की बात बुरी लगी हो तो मैं एक बार पुनः आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी बात को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी बात को जबरदस्ती आप पे लादना नहीं चाहता, और मैं आपकी लड़ाई में अपने आप को आगे नहीं करना चाहता कि आप ये सोचें कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हमारी लड़ाई में टांग अड़ा रहे हैं और मानता डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बाधित कर रहे हैं। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आईडीसी के कारनामों से
को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आईडीसी क्यों घुमा रही है आपको बार बार गोल गोल, और मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैं करने जा रहा हूं। इस नाते आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। जहां जिसका भी तीर निशाने पे लग जाएगा वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए मान्यता का ही काम करेगा। इसलिए सबके प्रयास होने चाहिए, सबके अथक प्रयास से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर मान्यता प्राप्त हो जाए तो ये सबसे अच्छा सुखद दिन हमारे आने वाले लोगों के लिए होगा। जैसे आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिल जाए तो ना डॉक्टर श्रीवास्तव को सर्विस मिलनी है किसी मेडिकल कॉलेज में मिलनी है, ना डॉक्टर वी कुमार को मिलनी है, इदरीशी को मिलनी है। आने वाले हमारे जो न्यू कॉमर्स हैं उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई उन्हीं के लिए है क्योंकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रहेंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई को लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।